नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यहाँ पर हिंदी के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के यहाँ पर प्रश्न लेकर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों के यहाँ पर कवर करेंगे। और यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कहानी शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो कहानी शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न देखिए 2023 के पेपर में आया था। और इसमें विधियां कौन कौन सी हैं, एक चित्र विधि है, कहानी कथन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, वार्तालाप विधि है। यानी टोटल आपकी 4 विधियां हैं। तो यहाँ पर 4 विधियां आपको लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया था, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या बताएंगे, उच्चारण दोष के सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। और यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है, हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों की अपूर्ण जानकारी, उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव, परिवार में अशुद्ध उच्चारण, शारीरिक विकार ध्वनि यंत्र संबंधी। यानी शारीरिक विकार आपको लिखना। उच्चारण दोष के जो सामान्य कारण होते हैं, एक शारीरिक विकार हो गया, एक परिवार में अशुद्ध उच्चारण। अगर परिवार में मान लीजिए उच्चारण अगर सही से नहीं बताया गया, किसी चीज़ में गलत बताया गया, तो उससे हो जाता है। उच्चारण तत्वों ज्ञान का अभाव, अगर आपको अच्छे से ज्ञान नहीं है तत्वों के बारे में जो उच्चारण करते हैं, तो उसका भी एक अभाव हो सकता है। तो इस तरीके से आपके सामान्य कारण हो सकते हैं। अगर कोई शारीरिक विकार है, मान लो ध्वनि यंत्र संबंधी, मान लो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये देखिए 2023 में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के जो सोपान होते हैं, एक शुद्ध उच्चारण होता है, उचित गति होता है, हाव भाव होता है, विचार क्रमबद्धता और निसंकोच भावाभिव्यक्ति। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान होते हैं कि शुद्ध उच्चारण उसमें होना चाहिए, उचित गति भी होनी चाहिए, नहीं कि बहुत तेज बता रहे हैं बहुत धीमी बता रहे हैं। तो एक उचित गति होनी चाहिए, हाव भाव देखा जाता है, विचार क्रमबद्धता और निसंकोच भावाभिव्यक्ति, ये सब आपके होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया था, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो शब्द की जो शक्तियां होती हैं, जैसे आपका अभिधा होता है, लक्षण होता है और व्यंजना, यानी 3 आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया था, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार बताइए। तो देखिए हिंदी व्याकरण के अनुसार जो वाक्य हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, 2 वाक्य एक साथ जुड़े होते हैं, है ना। जैसे इसमें और शब्द बीच में आ जाता है, तो इस टाइप के। सिंपल इसमें सिर्फ एक ही होगा, और मिश्रित में जो वर्ड लगा रहता है बीच में। इस तरीके से आपके वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके साधन कौन कौन से आप बताएंगे, सार लेखन बताएंगे, पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया, आत्मकथा हो गया, कहानी लेखन हो गया, नाटक लेखन हो गया, कविता लेखन हो गया, संस्मरण लेखन विवरण हो गया, और आपका आख्या लेखन इत्यादि, ये सब आपके हैं। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो देखिए शब्दों को मिलाकर जो हमारे वाक्य बनते हैं, शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार जो प्रकट किए जाते हैं उसी को हम वाक्य कहते हैं। इसमें आपके उद्देश्य आ गया, एक आपका कौन सा आ गया, विधेय आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8 पूछा गया था आपका, 2 बार पूछा जा चुका है 2020-22 में। समास किसे कहते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को सामासिक पद और मेल किसी क्रिया को समास कहते हैं। यानी शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे माता पिता, इसमें देखो योजक चिन्ह लगा हुआ है, डैश का साइन आया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा समास होगा, ये हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चतुरानन हो गया, लंबोदर हो गया, ये सब आपके क्या समास के उदाहरण होते हैं। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। मौलिक लेखन किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए पूछा गया है। तो मौलिक लेखन का तो तात्पर्य होता है भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और मन के भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं ना, तो उसे हम मौखिक लेखन कहते हैं। मतलब सुनकर, बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं, मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मौखिक का मतलब ओरल होता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल देखिए, काल की या पूछा जा सकता है, काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो काल के जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। छा जो लिखा है संयुक्त वर्ण आता है, ये 2 वर्णों के मिल से बना हुआ है। तो याद रखिएगा का और सा, 4 आपके संयुक्त वर्ण होते हैं, उसमें छा जो होता है का और सा से मिलकर
बना होता है। हलंत लगा है यानी आधा का और ये सा से मिलकर क्या बनता है, छा बनता है। दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो शब्द आपको बताना है। देखिए प्रत्यय आपको बताना है, जिससे आई से क्या बनेगा, आई से चिकना, ये मूल शब्द हो गया। प्रत्यय हमेशा बाद में लगाए जाते हैं, तो चिकना और आई चिकनाई हो गया, अच्छा और आई अच्छाई बन गया। लिंग की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका, लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग से ही पता चलता है मेल या फीमेल, ठीक है ना। हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे आपके 6 प्रकार के होते हैं, है ना। इन्होंने सिर्फ 4 ही लिखे हैं, बाकी 2 और होते हैं जो इन्होंने नहीं लिखा है। द्विगु समास आपका होता है, और आपका कौन सा होता है हाँ, अव्ययी भाव आपका है, बहुब्रीहि भी है, द्वंद्व भी है ना। और यहाँ पर द्विगु समास हो गया आपका। एक कौन सा छूट रहा है आपका, एक आपका कर्मधारय समास, ठीक है ना। कर्मधारय समास और द्विगु समास इन्होंने छोड़ दिया है। वैसे आपकी हिंदी में समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, देखिए 15 नंबर में। तो पत्र जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पत्र के प्रकार बताइए। विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक। औपचारिक ऑफिशियल होता है। अब मान लीजिए किसी फ्रेंड को घर में पर्सनली कोई पत्र लिखा जाता है ना, उसे हम अनौपचारिक कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के जी प्रकार का नाम बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या, पीछे जब भी लिखिएगा तो पहले हेडिंग डालिएगा, फिर लिखिएगा जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं, वह शब्द हमारा क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में कहा जाता है। देखिए वक्ता तो एक न एक बोल रहा होगा, सुनने वाला श्रोता होता है, और किसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो तीसरा पर्सन हो गया। इसके लिए प्रयुक्त जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं हमारे 3 टाइप के यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला आपका उत्तम पुरुष है, इसमें होता है बोलने वाला। उत्तम पुरुष में क्या आता है, बोलने वाला आता है। जैसे इसमें मैं और हम मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं ना, तो ये आप क्या आते हैं। मध्यम पुरुष में आता है जिसे बोला जाए, यानी सुनने वाला कह सकते हैं, श्रोता। तो इसमें क्या आएगा, तू, तुम और आप। अन्य पुरुष क्या होता है, जिसके विषय में बोला जा रहा है, वह, वे, उसने और उन्होंने। तो ये देखिए आपके अन्य पुरुष में आ गया है वे, है ना। और तू, तुम, आप, ये किस में आ गया, जैसे आप पढ़ते नहीं है, आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में आता है, यू आता है थर्ड पर्सन में, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वैसे ही है। देखिए 17 नंबर आपसे पूछा गया, अभी उपसर्ग जो जोड़कर 4 शब्द बनाइए। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले जोड़ते हैं। अभी क्या है, अभी जुड़ा है, ये वादन, ये मूल शब्द हो गया, इसके पहले अभी लग गया, अभिवादन बन गया। अभी इष्ट, अभिष्ट हो गया। अभी प्लस मान, अभिमान बन गया। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी हो गया। आप इस तरीके से बना सकते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद जोड़े जाते हैं, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले आते हैं। शब्दांश होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय पूछे तो क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्द ना होके शब्दांश बोलते हैं। विदुषी और तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द बताइए। तो विदुषी का पुल्लिंग क्या होता है, विद्वान होता है। तपस्विनी का क्या होता है, तपस्वी होता है। याद रखिएगा, विदुषी का पुल्लिंग विद्वान होता है, तपस्विनी का पुल्लिंग तपस्वी होता है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप यहाँ पर पूछा गया है। प्रिया, बुद्धिमान। अब देखिए प्रिया होता है, प्रिया थोड़ा होता है। बुद्धिमान भी गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको यहाँ पर सही लिखना था। ये तो आसान प्रश्न आप कर लेंगे। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका बचपन है, बुढ़ापा है, क्रोध है, हंसी है, खुशी है, ईमानदारी है ना। मान लो अब चला नहीं जाता बुढ़ापे में, तो ये शब्द हमारे कैसे हैं, भाववाचक हैं। इसमें भाव की प्रधानता होती है, और जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तवाच्य होता है। जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य होता है। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, भाववाचक, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य। सम उपसर्ग से बनने वाले यहाँ पर 2 शब्द आपको बताना है। देखिए यहाँ पर सम उपसर्ग से कौन कौन शब्द आपको बन रहे हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए लिखा हुआ सम प्लस गीत, तो यहाँ पर क्या संगीत बन गया। सम प्लस मान, सम्मान हो गया। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये हमने कई बार बताया है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम बताइए, क्या है, मुंशी प्रेमचंद। गोदान गबन ये इनकी रचना है, कई सारी रचना है। अंधे की लकड़ी होना, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है, अंधे की लकड़ी होना मतलब होता है एकमात्र सहारा, है ना, एकमात्र सहारा। जिसे कहते हैं रवि जो है अपने बूढ़े माँ बाप का एकमात्र सहारा है।
देखो लिखा भी है, रूपचंद के पास तो एक ही लड़का था, वो भी दुर्घटना में चल बसा, अब अंधे की लकड़ी भी नहीं रही और कैसे क्या होगा। चलिए 25 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो ये प्रसंगोचित जो है तत्पुरुष का है, इसमें पहला इसमें क्या होता है तत्पुरुष, उसमें उत्तर पद पर क्या होता है प्रधान होता है, ठीक है ना। पहला पद प्रधान जिसमें होता है वह अव्ययीभाव समास होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं ना, वो आपका कौन सा होता है द्वंद्व समास होता है। जिसमें पहला संख्यावाचक आता है वो द्विगु समास होता है। द्विगु समास संख्यावाचक जैसे चौराहा, चार रास्तों का समूह, इस तरीके से आपके आते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, मौन वचन के दो उद्देश्य लिखिए। मौन वचन के उद्देश्य हैं दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पठनी सामग्री का भाव ग्रहण करना, इसको बोलते हैं मौन वाचन। अवकाश के क्षणों का उपयोग करना। प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द पूछ लिया गया है, तो प्रति से शब्द जो बनेगा प्रतिकूल बनेगा, प्रतिछाया बनेगा। प्रति लगा देना, उपसर्ग हमेशा शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कारक में अक लगा हुआ, प्रत्यय बाद में लगते हैं। कार प्लस अक कारक हो गया, कार हमारा मूल शब्द हो जाएगा। ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है, तो लंग लकार है, यह भूतकाल है ना। ईसा ने पत्र पढ़ा भूतकाल में। बालक जो है तेज दौड़ता है, वाक्य में किस से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। बालक तेज दौड़ता है, तो विशेष से और विशेष से, बिल्कुल सही, विशेष और विशेष से है आपका क्रिया विशेषण। आदि उपसर्ग लगाकर चार शब्द आपको बताना है, ये पहले लगेंगे, तो अधिपति हो गया और अधिनियम, अधिनियम आपका हो गया। और भी है, चार पूछे तो कोई बात नहीं, अधीन हो गया और अधि प्लस स्थाता अधिष्ठाता हो गया। 32 नंबर देखिए, पूछा गया था यहाँ पर प्रश्न आपका, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए दो उदाहरण लिखिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता, जो सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तेज है ना, ये क्रिया विशेषण बता रहा है, तेज दौड़ना भी क्रिया है, तो दौड़ तो रहा है लेकिन कितना कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो तेज क्या है क्रिया की विशेषता बता रहा है। प्रा उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द आपसे पूछा गया, उपसर्ग है पहले आएगा, प्रचार प्रसार। प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश होते हैं। देखिए अभी हमने बताया था ना, उपसर्ग और प्रत्यय आपके शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं, जो पहले लगाए जाते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब यहां पर देखेंगे अनुकरण वाचन, यहां पर बोला गया 35 नंबर किसे कहते हैं, शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। शिक्षक के द्वारा जिससे कोई पाठ्यक्रम शब्द बोला गया, तो जब बच्चे उसी का जो बोला गया वही बोलेंगे ना, तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द कौन से हैं, आ पहले आएगा, आजन्म आगमन और आकाश हो जाएगा। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है ना, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, किसी वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, उन्होंने, इसने, ये सब आपके होते हैं। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है, द्रुत पाठ का अर्थ होता है कम समय में अधिक से अधिक वाचन या पाठ करना, अर्थात पढ़ना, ये होता है द्रुत पाठ का अर्थ। कम समय में मतलब टाइम कम है और आप अधिक से अधिक पढ़ ले रहे हैं, वाचन कर ले रहे हैं, वो आपका होता है द्रुत पाठ होता है। अक्षर का अर्थ लिखिए, अक्षर जो नाशवान न हो उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे क्षर का अर्थ होता है नाश होना और आ का अर्थ होता है नहीं, अक्षर आ लग गया ना, नहीं, किसी भी प्रकार का अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द रूप लेते हैं। अक्षर का अर्थ पूछ लिया था। आदर्श वाचन किसे कहते हैं, शिक्षक के द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श लगा है शब्द, तो आप समझ जाइए शिक्षक के द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाएगा उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो एक कथन हो गया, एक आख्यान हो गया। सर्वनाम के दो उदाहरण बताइए कौन कौन से होते हैं, लिखा हुआ कुछ सब संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, सर्वनाम होते हैं, आप, मैं, ये तो प्रश्न रिपीट हो गया, अभी बताया था। अच्छा यहाँ पर देखिए 43 नंबर में पूछा गया है अंश और अंश शब्द का अर्थ क्या होगा, है ना।
तो अंश मतलब भाग होता है, एक अंश जो इसमें ये वाला सा लगा है ना, ये कंधा होता है, दोनों में याद रखिएगा, ये कंफ्यूज मत करिएगा। स्वर किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ होता है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए वर्ण की सहयोग यानी वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, याद रखिएगा। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। विलोम शब्द पूछा गया है। उत्थान का विलोम पतन होता है, मोक्ष का विलोम वाचाल होता है। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, मुहावरों, लोकोक्तियां, सूक्तियां इत्यादियों का ज्ञान। याद रखिएगा, है ना, ये आपका था। देखिए, मुहावरे आपके वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियां आपके वाक्य होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं अभी हमने बताया था, सरल, मिश्रित, संयुक्त। उपसर्ग क्या है? 2023 में पूछा गया था। शब्दांश होता हमने बताया था। उपसर्ग प्रत्यय कई बार पूछा गया, ये शब्दांश होते हैं। शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ से जुड़कर उसके अर्थ को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, विशेषता उत्पन्न कर दे, उपसर्ग कहते हैं। जैसे आम, अगर मर के पहले आ जोड़ देंगे ना तो अमर हो जाएगा, अनैतिक, अक्षर ही बदल गया। मर था, आ लग गया अमर, मतलब जो कभी मरे ना, अतिक्रमण, ये सब आपके न्यायालय। 49 नंबर देखिए पूछा गया, सामसिक पद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द जो बनता है ना, उसे हम समास कहते हैं। चाय, नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, ये सब आपके आते हैं। संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइए। संज्ञा अभी बताया था, जिससे व्यक्ति, स्थान, जाति, ये सब का बोध होता है, संज्ञा कहते हैं। अच्छा, संज्ञा के प्रकार जरूर याद रखिएगा। संज्ञा आपके 5 प्रकार की है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति का मतलब होता है विरक्ति होता है, निस्सीम का मतलब असीम होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। द्रुत पाठ का अर्थ क्या होगा? द्रुत पाठ का अर्थ होता है शीघ्रता से पढ़ना। क्या होता है? शीघ्रता से पढ़ना। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो स्वर की सहायता से, देखिए व्यंजन को मतलब जरूरत पड़ती है स्वर की, लेकिन स्वर हमारे क्या होते हैं? स्वर मतलब स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने के लिए व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। गद्य का देखिए अर्थ लिखा गया है, पूछा गया है। जिस रचना में छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते ना, उसे हम गद्य कहते हैं। गद्य में इसमें कोई मात्रा वगैरह नहीं होती। पद्य में आप देखे होंगे बहुत सारी मात्राएं होती हैं, थोड़ा कठिन भी होता है। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? विद्यार्थी गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव एवं अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना। वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं ना, और परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। मतलब एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग होते हैं लेकिन उनको जोड़ देते हैं। मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए क्या होगा? वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि लगा है ना, प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। बालकों को कहानी पसंद होने का कारण क्या है? हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है, इसलिए ऐसा होता है। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानी में कौतूहल एवं जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल होता है। लोक कथा से आपको क्या लाभ हो सकता है? लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावना उत्पन्न की जा सकती हैं। बिल्कुल सही, इसीलिए लोक कथाओं में बच्चों को भाग लेना चाहिए। वाचन आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वाचन और एक मौन वाचन होता है, जिसमें मौन आप रखें, मौन मतलब बोले ना। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि आपकी 2 प्रकार की होती है, सार्थक और एक निरर्थक ध्वनि। शब्द किसे कहते हैं? अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन्हीं ध्वनियों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं।
शब्द एक दूसरे के जब कोई चीज बोलते हैं ना तभी समझ पाता है। तो ये शब्दों का है, ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही क्रियाशील हो। देखिए दोनों जब क्रियाशील होंगे ना तभी क्या होगा, वही विधि उपयोगी मानी जाती है। बट आज के टाइम पे पता चले शिक्षक पढ़ा रहे हैं, छात्र नहीं पढ़ रहे, या छात्र पढ़ना चाहते हैं, शिक्षक नहीं पढ़ा रहे, है ना। आजकल की बहुत विचित्र स्थिति है। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति द्वारा अपने विचारों और भावों को दूसरे के समक्ष प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का जो रूप प्रदान करता है ना, उसी को हम अभिव्यक्ति कहते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया है? रमन बिहारी लाल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, मानव अपने हृदय के जो भाव होते हैं प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करते हैं ना, उसे हम उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन आपसे पूछ लिया गया है। इसमें आपके विचार हैं, विमर्श हैं, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि, ये मौखिक हमारे अभिव्यक्ति के साधन आपके होते हैं। कोई कविता है, कोई भाषण दिया जा रहा है, ये सब हमारे वार्तालाप बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो आप तो लिख ही सकते हैं अगर आएगा तो। लिखित अभिव्यक्ति जो है इसका महत्व क्या होता है? लिखित अभिव्यक्ति भाषा का स्थायी रूप होता है क्योंकि इसके माध्यम से हम अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सकें। सॉरी, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें क्या होता है, लिखित होगा, लिखित का मतलब जैसे कोई चीज लिख के रखी गई, बताया गया, तो उसको अमल किया जाएगा आगे भी, तो ये सब लिखित होता है, ठीक है ना। लिखित आप जानते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण। ओरल में क्या है, मौखिक में आज बोला पता नहीं क्या बोला, काम खत्म, ये चीज होती है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम, इसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति जो है किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन अथवा पद्यांश का पाठ। और इसमें दूसरे प्रकार का क्या होता है, जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें अथवा बोलें, मतलब बहुत सारे बालक एक ही चीज को कई साथ बोले, है ना, वो आपका कौन सा हो गया? हाँ बिल्कुल सही है, दूसरे प्रकार का ये हो गया सस्वर वाचन, ठीक है ना। और एक होता है जैसे कथा वाचक वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके कि लिखित गद्यांश का वाचन और पद्यांश का पाठ, उसमें एक एक करके और इसमें एक साथ है, बस दोनों को अंतर समझ लीजिएगा। कहानी का महत्व क्या होता है? कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है, और कहानी जो होता है ना, वो मनोरंजन का एक अच्छा साधन भी है। सर्वनाम देखिए रिपीट हो गया, अभी हमने बताया था संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं ना। सर्वनाम के प्रकार याद रखिएगा कौन कौन से हैं, 6 प्रकार लिखे हुए हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया के भेद आपसे पूछ लिया गया है। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अच्छा, क्रिया के भेद देखिए कई आधार हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, इसमें कर्सा लगा है ना, यानी कर्म होगा। अकर्मक में कर्म नहीं होगा। रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। देखिए रचना के आधार पर क्रिया आपकी 4 प्रकार की होती है, ये भी आपको याद रखना है। एक आपकी होती है प्रेरणा प्रदत्त क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, और तीसरी आपकी है नाम धातु क्रिया है, और चौथी आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। शब्द की व्याख्या कीजिए, क्या होता है? व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली जो ध्वनियों के समूह होते हैं ना, अथवा संकेतों को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द की व्याख्या, व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनि, देखिए ऐसे याद रखिए, ध्वनियों को जो समूह, अच्छा अक्षर जो होते हैं ना, अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, और अक्षर एक तरीके से ध्वनि तो है, तो ध्वनियों के समूह क्या बोलेंगे? शब्द ही तो बोलेंगे। पदक्रम क्या है? पदक्रम क्या है? शब्दों को उचित क्रम से लगाएंगे तो वाक्य बन जाएगा, वाक्य को बनाने को पदक्रम कहते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक ध्वन्यात्मक होता है, एक वर्णात्मक होता है। शब्द की अगर भेद पूछेगा तो। विशेषण की परिभाषा पूछ लिया गया है, अभी हमने बताया था। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और जो, हाँ दोनों की विशेषता बिल्कुल सही है। विशेषण आपके 4 हैं,
गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषण बताएगा ना उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। वाचन आपके कितने प्रकार के होते हैं ना? वाचन आपके दो ही हैं, एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। वाचन नहीं, वचन लिखा, सॉरी। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब सिंपल सी बात है, एक वस्तु का बोध होगा एक वचन, बहुत सारी वस्तुओं का बोध होगा बहुवचन होगा। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों के संकेत चिन्हों के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है, यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में वर्ण कहलाते हैं। वह या वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किया जा सके उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े आप नहीं कर सकते हैं। वर्ण अक्षर होता है, तरीके से ध्वनि होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। वर्णों से ही मिलकर क्या बनते हैं? शब्द, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो आपके प्रश्न 80 प्रश्न आपके थे ना, ये हिंदी के थे और ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।